हेलो बच्चों, वेलकम। तो स्वागत है आपका हमारे नीट 2026 टारगेट में। तो हम यहाँ से अपनी शुरुआत कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, तो हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है बहुत ही अच्छे से और हमें अपडेट रहना है। अपडेट मतलब कि हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कब आ रही है, क्या अपलोड हो रहा है। हमारे अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको उसको फॉलो भी करना है कि आपको लेक्चर वाइज लेक्चर आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, बिकॉज एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिससे आप उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसी के साथ आप चाहते हैं कुछ स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जैसा अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में जाके आप हमारे कोर्सेज में जाकर हमारे स्टडी मटेरियल्स में जाके आप देख सकते हैं कि जो भी वहाँ पर टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, स्टडी मटेरियल है, जो भी सारा मटेरियल आपको वो सारा कहाँ मिल जाएगा, ऐप पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो यहाँ पर शुरुआत करना है। अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मतलब कि आप समझ जाओ कि अगर अभी हम 11th में है, 9th में है, 10th में है या 12th में है या हम ड्रॉपर भी हैं, अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। कहाँ से? हम 8th क्लास से सीखेंगे, है ना। जिससे आपके क्या होंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है आपके वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सबसे बेसिक, जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में मोल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो बेसिक जो चैप्टर है इसके बारे में हम इससे पहले हम छोटा सा लाइन डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। हमारे दिमाग में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक इमेज सेट हो जाना चाहिए कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली में, मतलब कि केमिस्ट्री एक्चुअली में है क्या, हम किन चीज़ों से डील करने वाले हैं केमिस्ट्री में। अगर हम होल केमिस्ट्री की बात करें, जस्ट नॉट फॉर मोल कॉन्सेप्ट, हम पूरी केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, है ना। उसके लिए हम एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे छोटी सी डेफिनेशन कि देन व्हाट इज केमिस्ट्री। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज आप समझते हो कि प्रॉपर्टीज जैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ कैसे बनी है, एंड कंपोजिशन वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है ना। इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, किसके एलिमेंट्स के बारे में। और आपको पता है केमिस्ट्री पूरी एलिमेंट्स पे ही डिपेंड है। मैक्सिमम केमिस्ट्री क्या है, एलिमेंट्स पे। अगर हम एलिमेंट्स नहीं पता रहेंगे हमें तो हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, है ना। आप एलिमेंट के बिना केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, एंड कंपाउंड्स हाउ दे कैन चेंज मतलब कि रिएक्शन, जब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर चेंज आता है हमारा। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कुछ भी चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, किसी भी तरह के चेंजेस आएंगे तो उसको भी हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। एंड द एनर्जी दैट इज रिलीज एंड एब्जॉर्ब। अब आपको पता है वहाँ पर रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी रिलीज भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी, है ना। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जब हम किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको कंपोजिशन देखेंगे, है ना, और हम उसमें क्या क्या देखेंगे, उसकी रिएक्शंस देखेंगे, क्या उसके साथ उसकी एनर्जीज देखेंगे, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती है हमारी केमिस्ट्री में। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड्स वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स सारे वहीं पर हमारे कंपाउंड्स आ जाते हैं, और हमारे एसवी ब्लॉक एलिमेंट्स है जहाँ पर अलग अलग हम कंपाउंड्स भी पढ़ते हैं। उसी के साथ चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं हमारे रिएक्शंस में, और थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस में भी हमारे बहुत सारे चेंज होते हैं। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इन सब जगह पे हम सारे चेंजेस देख सकते हैं। उसी के जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसको हम मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। और इसी के साथ हम ऑर्गेनिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है जहाँ पर हम जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा वहीं पर आता है, कार्बन के बारे में पूरा वहीं पर आता है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं फिजिकल, तीसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक और तीसरी ऑर्गेनिक। तो जितने भी आपकी यहाँ पर फिजिकल में क्या आ जाएगा, जितनी भी चीज़ें हमारी फिजिकल रिएक्शंस होंगी, है ना, जैसे सॉल्यूशन आता है, मोल कॉन्सेप्ट आता है, केमिकल काइनेटिक्स आता है, इस तरह की चीज़ें सारी फिजिकल में आ जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक, सारे इनऑर्गेनिक में। देन ऑर्गेनिक में तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि हमने कहा है कि हम बिल्कुल बेसिक्स लेके चलेंगे। बिल्कुल बेसिक मतलब हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। जीरो लेवल से लेके हम नीट के लेवल तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, पर धीरे धीरे पहुंचेंगे, है ना। तो सब इसी के साथ मैं आपको एक न्यूज़ देती हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स में आपको क्या मिल रहा है, कोर्स में आपको मिलेगा, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बायोलॉजी ओनली ऑन 499, केमिस्ट्री 499 एंड फिजिक्स 499। मतलब कि अगर हम सिर्फ एक
एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें कितने का पड़ेगा, हमारा कितना अमाउंट होगा उसका 499 ओनली। पर अगर हम चाहते हैं कि हमें तीनों बहुत अच्छे लगते हैं, हम तीनों साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन तीनों का अमाउंट क्या हो जाएगा 1299। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो इसको हम मिलेगा आपको हमारे कहाँ ऐप पर, कौन से ऐप पर, एम करियर इंस्टीट्यूट, एम करियर इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है हमारा। आप इसमें जाएंगे तो आपको इसमें कोर्स मिलेगा नीट कोर्स 2026 के लिए, जिसमें आप इन तीनों को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको 499 का होगा, अगर आप कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो आपको कितने का मिलेगा 1299 का, ठीक है। अगर आप सारी डिटेल्स, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, आपको कोई डाउट है तो जनाब आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर से, जिसके लिए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप इजीली उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे इजीली आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मैटर की। तो जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के एनवायरमेंटल में कोई भी चीज़ की, तो हर चीज़ किससे बनी है, मैटर। तो हमें फर्स्ट पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो अगर हम मैटर की बात करें तो एनीथिंग विच हैज़ मास। अभी हम आगे मास और वेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पर अभी हमें क्या देखना है, मास। मास मतलब कि जो हमेशा किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है, मास मतलब वजन है, जिसको हम किस में बोलते हैं, केजी में। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मैटर। हमेशा मैटर में दो ही चीज़ें याद रखना है कि जिसके पास मास हो, मास मतलब जिसको हम वजन देखते हैं और किस में मेजर करते हैं, केजी में, ठीक है। और उसको क्या ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस, मतलब किसी भी स्पेस जगह को घेरना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक बॉटल रख दी, अगर मैंने यहाँ पर बॉटल रख दी तो देखो ये इतनी जगह को घेरेगा, तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, मान लो 15 ग्राम 20 ग्राम, जितना भी इसका वजन होगा वो क्या हो गया, इसका मास। मतलब कि बॉटल क्या है, मैटर है। ऐसी कोई भी चीज़ जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ दो चीज़ देखनी है, या तो उसमें वजन होगा कुछ ना कुछ तो मास हो गया, और जब आप उसे रखोगे कोई भी एरिया को वो ऑक्यूपाई करना चाहिए तो वो क्या हो गया हमारा मैटर। एग्जाम्पल बुक, चौक, टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कि मैटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर हमारा किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है आपका किस स्टेट में, थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आपको पता है, अगर वुडन ब्लॉक है आइस है तो सॉलिड, लिक्विड वाटर है तो वो लिक्विड, और परफ्यूम जैसी चीज़ें जो हमारी इन्वायरमेंट में एयर है तो वो क्या हो जाएगी हमारी गैस। तो हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, देखो ये सॉलिड हो गया, ये देखो ब्लॉक्स टाइप में, लिक्विड हो गया, लिक्विड में वाटर वगैरह, एंड गैस, गैस जो बलून के अंदर भी होती है वो भी गैस है ना। कोई भी गैस क्या हो जाएगी हमारी गैस में आ जाएगी, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी कहाँ आ जाएगी हमारी गैसेस में। सॉलिड में जितनी भी चीज़ें आपकी हार्ड है, जितनी भी टफ है, सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, सॉलिड में। उसके बाद जितनी भी वाटर चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें क्या जाएंगी कहाँ, लिक्विड में, और देन गैस में। इसी के साथ हम एक डिफरेंस भी डिस्कस करते हैं छोटा सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो अगर हम देखें तो डिफरेंस में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले आप इमेजिन करो ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड। अब आप अपने आंखों के सामने इमेजिन करो इधर सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं सॉलिड का बोलूँ कि सॉलिड का जो मास है, अगर इसका मैं बोलूँ कि मास और वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या फिक्स है, यस फिक्स्ड है। अगर मैं इसको तो इसका मास और वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। पर अगर मैं वाटर की बात करूँ तो क्या उसका मास फिक्स होगा या उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, नहीं। ऐसे ही गैस का भी क्या होगा, उसका मास और वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिफ्यूज हो जाती है और उसको हम कंप्रेस भी कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ वेरिएशंस देखते हैं, क्या क्या है। तो सॉलिड में हम बात करेंगे नॉट वेरी कंप्रेसिबल, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं सोचूँ कि मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूँ और ये दब जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड में भी आप कैसे करते हो कि ग्लास में पानी भरा और हमने दबा दिया तो वो अंदर चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बाहर गिर जाता है, मतलब कि कंप्रेसिबल नहीं है। गैस की बात करेंगे, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। आपने सुना होगा CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। तो हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इतनी सी गैस को इतने पूरे एरिया में भी मूव करवा सकते हैं, और हम चाहें इतनी सी गैस को तो हम छोटे से किसी भी चीज़ में भी पैक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि गैस इज कंप्रेसिबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी भी हम आगे पढ़ेंगे, मास बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड की ज़्यादा डेंसिटी है, वाटर की भी डेंसिटी है, एंड गैस की
लो डेंसिटी है, ठीक है, गैस की वेरी लेस डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि गैस में क्या होता है, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, बता दी मैंने आपको कि सॉलिड के पास क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, अगर मैंने 10 ml लिक्विड रहा है तो 10 ml ही रहेगा, ठीक है। गैस फिल्स कंटेनर कंप्लीटली, इसका जो वॉल्यूम है फिक्स नहीं रहता, मतलब कंटेनर कंप्लीटली फिल कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटेन इट्स ओन शेप, इसका खुद का शेप रिटेन रहता है। एज्यूम शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब कि जैसे अगर मैंने ग्लास में डाला तो पानी इसका शेप ले लेगा, मैंने अगर टब में डाला तो पानी इसका शेप ले लेगा। जिस तरह की चीज़ के, जिस तरह के हम मटेरियल में उसको डालेंगे वो उस तरह का शेप ले लेगा, ठीक है। तो शेप नॉट फिक्स्ड हम यहाँ लिख सकते हैं। एज्यूम शेप ऑफ द कंटेनर सेम एज दैट ऑफ द गैस, इसका भी शेप फिक्स नहीं है। गैस का शेप फिक्स हो सकता है क्या? कैन यू इमेजिन? मोशन लिमिटेड टू वाइब्रेशनल मूवमेंट, वाइब्रेशन मूवमेंट होगा कि सॉलिड में ऐसे नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो सकता सॉलिड का, पर वाइब्रेशन मूवमेंट होगा। जब हम बोलते हैं कि बात करते हैं मूवमेंट की, तो वाइब्रेशंस उसमें ट्रांसफर होंगी, ठीक है। स्लो डिफ्यूजन पार्टिकल्स कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, यहाँ पर स्लो डिफ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा अच्छा नहीं, मूवमेंट हम नहीं बोल सकते। और गैस में तो रैपिड डिफ्यूजन है, आप सबको पता है, गैस तो डिफ्यूज करती ही है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब हम यहाँ परफ्यूम डालते हैं तो यहाँ से खुशबू वहाँ तक जाती है, खाना बनता है किचन में तो खाने की खुशबू बहुत अच्छी बहुत दूर तक जाती है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। एक जगह से दूसरी जगह गैस का ट्रांसफर हो रहा है। लो एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता, इसका भी बहुत कम एक्सपेंशन। एंड हाई एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग, जैसे ही हम गैस को हीट देंगे वैसे ही क्या होगा, एक्सपेंड होगी, मतलब कि गैस क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है हमारा सॉलिड लिक्विड में गैस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम कितनी चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले देखेंगे तो मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, एक तो मिक्सचर्स और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस। तो एक कॉमन क्वेश्चन आपको याद रखना है जब हम भी पूछते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं, तो आपका आंसर जाना चाहिए क्या आएगा प्योर में, आपका एलिमेंट और कंपाउंड। तो क्या बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली एलिमेंट तो लगा देते हैं, पर कंपाउंड को हमेशा वो क्या बोल देते हैं, इम्प्योर। पर प्योर सब्सटेंसेस में हमारे हमेशा दो चीज़ें आएंगी, एक तो एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। और जो हम यहाँ पर मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, मिक्सचर्स मतलब कि हमने एक चीज़ ली या हमने एक सब्सटेंस लिया, उसके ऊपर हमने दूसरा डाल दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल मिक्सचर। हम इसमें होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सभी नहीं बोल रहे, सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं, मिक्सचर, ठीक है। ना भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ना भी हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, ना गैस के, सिर्फ हम नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं कि अगर हम दो चीज़ों को नॉर्मल मिक्स कर दें, इट्स कॉल्ड मिक्सचर। जैसे कि आप नमक में शुगर डाल दो, इसको हम सिर्फ मिक्सचर बोल सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिक्सचर की बात करते हैं। अब इसके अंदर दो टाइप्स है, एक है होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात करूँ तो अगर मैं सेम नंबर के मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर रही हूँ तो मेरा होमोजीनियस हो जाएगा, अगर मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रही हूँ तो मेरा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ O2 की, तो ये हमारा क्या होना चाहिए वैसे, जैसे अगर हम, ये तो गैस है, पर अगर हम इस तरह की चीज़ें लेंगे तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। पर अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट मिक्सचर्स को लूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। इसी के साथ सॉल्यूशंस भी होते हैं, हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस हम कब बोलते हैं, जब सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियसली डिसॉल्व होता है, मतलब कि जो हम, जैसे हम पानी में सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट क्या होना चाहिए, पानी को पूरी तरह से घोल लेना चाहिए, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। हम जब ऐसे देखेंगे तो हमें ऐसा सॉल्ट नहीं दिखना चाहिए कि हाँ ये सॉल्ट अलग है और पानी अलग है, ठीक है। ऐसा अगर नहीं दिख रहा है तो होमोजीनियस है, अगर दिख रहा है तो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखेंगे। तो एलिमेंट्स आप सबको पता है कि जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स है, सारे एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, एलिमेंट, मतलब सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर प्योर। कंपाउंड क्या हो जाएंगे, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलेंगे, प्योर। जैसे ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, प्योर है, बिकॉज दे आर कंपाउंड्स, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर डिटेल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इज एटम्स। सो हमारा जो चैप्टर है, जो हमारी केमिस्ट्री है, वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, एटम पे। तो अब एटम क्या है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों में से किसी की भी बात करोगे, आपको सबसे छोटा, जो सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट आपको क्या मिलेगा, एटम। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम अपने, जैसे हम बायो की बात करेंगे, जैसे बायोलॉजिकली हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय, जैसे हम किसी भी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे या किसी भी लिविंग थिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमें एंड रिजल्ट में क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। वैसे ही हम किसी भी लिविंग को या नॉन लिविंग को, अगर हम सेल को भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एटम। तो एटम एक्चुअली है क्या, तो एटम क्या है, एटम इज
group of fine particles like that electron, proton and neutron, it's called atom। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ आके इकट्ठा होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, आपके पास एटम के पास कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों मिलके जब एक साथ ग्रुप हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, एटम। और अगर ये तीनों अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम बचेगा ही नहीं। ठीक है, एक और डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं, एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मैंने कहा था जैसे आप सबसे छोटी बेसिक यूनिट की बात करते हो तो वो क्या आ जाएगा हमारा एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट that retains the properties of element and atom is composed of subatomic particles। so, जो अभी हमने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तीनों क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक मतलब कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एंड दिस कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉय, ना तो हम इसे बना सकते हैं ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम क्या होगी, सबसे छोटी यूनिट हो गया, हर चीज़ में होता है, लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको ये वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे हमने बोल दिया राइट द नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपके दिमाग में फर्स्ट आना चाहिए क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर ही क्या बनाया है, हमारा एटम बना है। ठीक है, चलो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी हम ये देखना है, हमें ये नंबर ऑफ काउंट नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जो सेंटर का पार्ट है, इतना एटम के पास 2 पार्ट है, एक ये सेंटर का हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। दूसरा जो ये वाला पार्ट बचा है जो आपको ऑर्बिट जैसा दिखता है, इसको हम ऑर्बिट्स ही बोलते हैं, और एक और क्या बोलते हैं हम इसको, शेल्स बोलते हैं। ठीक है, सेंटर वाला पार्ट इज न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग वाला पार्ट या पेरिफेरी वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स बोलते हैं। अब इनके अंदर कोई तो रहता होगा, जगह है तो कोई तो रहना चाहिए, वरना खाली क्या करेगा, खाली होगा तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कौन रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपको पता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर मैं प्रोटॉन की चार्ज की बात करूँ तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर हम इसकी चार्ज की बात करें तो ये न्यूट्रल होगा। तो आप देख सकते हो जो ये पॉजिटिव डिनोट किया गया है ये क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन, और जो ये रेड डिनोट किया है ये क्या है हमारा, न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, हमारे पेरिफेरी में जो ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है हमारे, देखो ये जो नेगेटिव दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्लियर हो गया, एटम हैज़ अ 2 पार्ट, एक सेंटर वाला पार्ट जहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और पेरिफेरी मतलब कि जहाँ पर ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में कौन रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन। और जब इस एटम स्टेबल हो किस वजह से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। हम आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब हम बताएंगे कि क्यों स्टेबल है, क्या दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ा है, अभी तक हमने मैटर पढ़ा है। मैटर क्या क्या है, which has mass and occupied space is called matter. Matter can exist in 3 states। कौन कौन से states हमारे फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद मैटर को हमने क्लासीफाई किया था कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से, प्योर सब्सटेंसेज और क्या था, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेज। मिक्सचर्स में आपके 2 टाइप्स आ गए थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो होमोजीनियस एंड डिफरेंट हो गया तो हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंसेज में हमारे 2 थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या थे, जो हमारे सिंगल एलिमेंट्स है वो जो एटम से मिलकर बने वो क्या है, एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट दोनों ही प्योर। उसके बाद हम एटम देखा, तो एटम क्या है, जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ग्रुप से मिलकर बनता है उसको हम एटम बोलते हैं। सबसे बेसिक यूनिट है, इसके 2 पार्ट है, एक न्यूक्लियस और दूसरा पेरिफेरी। तो न्यूक्लियस में कौन रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और पेरिफेरी में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे। तो पार्ट्स ऑफ एटम की बात करेंगे तो हमने बोल दिया कि एक सेंटर पार्ट है, सेंटर में देखो न्यूक्लियस रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन कैसा है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। हम पेरिफेरी की बात करते हैं तो शेल्स और ऑर्बिट बोलते हैं। कहाँ कौन रहता है वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मॉलिक्यूल्स, तो जैसे कि हमने बोला कि एटम क्या है, सिंगल है। अब एटम बेसिक यूनिट, तो अब एटम से मिलके कुछ तो बनेगा। ठीक है, तो
एटम क्या है हम यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने बोला ये एक एटम है। अगर ये एटम है तो इसके पास कितनी चीज़ें होंगी, इसके पास होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम ये मान के चलते हैं। ये एटम हो गया, अभी हम डिस्कस किया सबसे बेसिक यूनिट है। अब क्या हुआ, ये जो एटम था अब ऐसे ही ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये दूसरा एटम, अब ये पूरा क्या कर लिया लोगों ने, कंबाइन कर लिया। कंबाइन क्यों होता है अब हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल मतलब कि खुश रहना, स्टेबल मतलब खुश रहना, किसी की ज़रूरत नहीं, सिंपल, तो स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल होने के लिए इसने मॉलिक्यूल बनाया। तो ये सारा एटम ने कंबाइन कर लिया और इसके साथ हम इसको लेबल कर सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल। तो अगर हम सिंगल एलिमेंट के सिंगल की बात करेंगे तो ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। जब इसको हमने एक साथ बोला तो एक साथ ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूल। तो वो मोर देन वन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब एक से ज़्यादा एटम एक साथ जुड़ते हैं और कुछ नया बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे एक इंसान को हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई सिंगल पीपल तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक इंसान है। पर अगर वो 6-7 लोगों के साथ है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप बोल देते हैं, है ना। जैसे एक इंसान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ग्रुप बोल सकते हैं कि नहीं। जब वो 3-4 लोगों के साथ है तो हम उन सबको साथ में क्या बोल देते हैं, ग्रुप। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब एटम की भीड़ आएगी, 3-4 कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डेफिनेशन भी देखते हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स। अगर हम सिंपली बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अभी से बता रहे हैं कि एक फोर्स होता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपल्स करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो जो ये मॉलिक्यूल बने हैं आपस में एक दूसरे से मिलके बने हैं, तो ये जो आपस में एक दूसरे से मिलके बने हैं ये किसके थ्रू बने हैं, केमिकल बॉन्ड के थ्रू। केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास सारी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी एलिमेंट वाली, जो एलिमेंट के पास थी। मतलब कि जैसे एटम के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वही प्रॉपर्टीज़ किसके पास रहेगी, पूरे मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल के पास भी वही सेम प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि उसी ने मिलकर इसको बनाया है। अगर मैं बोलूँ कि इस एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिर्फ इमेजिन। तो जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके पास टोटल वही सेम इलेक्ट्रॉन सम करके आएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की है, जो प्रॉपर्टी एटम की है, वही प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, लगभग मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल्स है, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। N2O2 एक्सेट्रा, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो, कंपाउंड्स की हम बात ही कर रहे थे। तो कंपाउंड्स है कि हमने अभी पढ़ लिया कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एटम्स कंबाइन करके कुछ नया बनाएंगे, दे फॉर्म कंपाउंड। सो व्हेन 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय अ मास, द ऑब्टेन प्रोडक्ट इज नोन एज कंपाउंड। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो मतलब कि आपको समझना है, फिक्स्ड मतलब कि फिक्स्ड। अगर मुझे एक एटम लेना है तो मैं एक एटम लूँगी नाइट्रोजन का, मैं दोनों ही ले सकती, ठीक है। अगर मुझे 2 ऑक्सीजन लेना है तो मैं 2 ऑक्सीजन लूँगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती यार थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, 3 ले लेते हैं, या एक कम ले लो यार 1 ले लेते हैं, नहीं। फिक्स रेशियो, जैसे वाटर बनाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या वाटर बनाने के लिए हम 3 हाइड्रोजन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। उसी तरह से हम क्या करेंगे, कंपाउंड करें तो हमें फिक्स रेशियो में सारे केमिकल को एक साथ करना है, कंबाइन करना है, देन वो क्या फॉर्म करेगा, आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर एटम, ठीक है। दो या 2 से 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को हम साथ में कंबाइन कर देंगे, फिक्स्ड रेशियो में क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है। हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं किसकी, मैटर्स के, और उसके मेजरमेंट्स देखेंगे हम उसको मेजर कैसे कैसे करते हैं, तभी जाके अब हमारा आगे चल के क्या आएगा, मोल कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें। सबसे पहले फिजिकल में बता दूँ होता क्या एक्चुअली। फिजिकल मतलब कि बाहर से हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है। अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, कैसा दिख रहा है, कलर हो गया, क्या शेप है, कोनिकल शेप या पेंसिल शेप है, शेप हो गया, ठीक है, कैसा है, प्लास्टिक है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है,
ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये किस मटेरियल से मिलके बना है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको हीट करूँगी तो क्या चेंजेस आएंगे, कैसा होगा, दे आर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो क्या हो गया वो केमिकल। अगर मैं बोलूँ कि इसका वेट कितना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी हमारी केमिकल। फिजिकल में जो हमें चीज़ें दिख रही हैं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो फिजिकल में क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा, जैसा कि हमने बोला। अब जो केमिकल्स रहेंगे उनका ऑर्डर आ जाएगा, उसकी फ्रेग्रेंस, स्मेल जो भी रहेगी वो सब हमें पहचानना होता है। कुछ केमिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मतलब कि हम उसे सिर्फ सूंघ के बता सकते हैं कि यार ये वाला केमिकल है, ये वाला केमिकल है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। अभी हम इन सबको डिटेल देखेंगे, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या क्या है, अभी हम सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कंबशन क्या हो गया, ठीक है, किस कंपोजिशन क्या है उसका, किस चीज़ से मिलकर बना है। कंबस्टिबिलिटी, कैसे कंबशन करने पे क्या रिएक्शंस होती हैं। रिएक्टिविटी विद एसिड और बेस, अगर एसिड में डालते हैं तो क्या होगा, अगर बेस में डालेंगे तो क्या होगा, आप इससे पूरा समझ सकते हैं। कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे क्या है फिजिकल स्टेट जो हमें नॉर्मली दिख सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें किस चीज़ों से मिलकर बना है, जलाने पे कैसा होगा, एसिड बेस के साथ क्या रिएक्शन करेगा, तो ये सारी क्या आ जाएंगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसी के साथ हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर हम एक देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ की नहीं, अब यहाँ चेंज की बात करते हैं। सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन हो आपको इसलिए बता रहे हैं हम कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी उन सब में चेंज आएगा तो फिजिकल चेंज, जैसे इसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ठीक है। वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है। तो इन सब चीज़ों की जब हम बात करेंगे, कलर, शेप, साइज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट कुछ नया बनेगा। प्रोडक्ट कुछ नया बनेगा मतलब कि मैंने इस पेन को मेल्ट कर दिया, जब मैंने इसको मेल्ट कर दिया तो मेल्टिंग मान लो रिएक्शन है, तो जो हमारा मेल्ट हो गया तो क्या वो इस पेन जैसा होगा, क्या नहीं होगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो नया होगा, अगर वो नया होगा तो वो केमिकल चेंज होगा हमेशा। मतलब कि जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों सेम है तो फिजिकल चेंज, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट है तो केमिकल चेंज। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं वाटर को मैंने यहाँ पर लिया H2O, ये है किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये क्या हो गया हमारा आइस, ठीक है। मैंने इसको हीट किया, ये वाटर हो गया, ये मेल्ट हो गया और इसका फॉर्म आ गया लिक्विड, और ये क्या आ गया, इसको हमने बोल दिया वाटर, ठीक है। आप देखो मैंने इसको हीट किया है, रिएक्शन हुई है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो दोनों अभी सेम है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। मतलब ये कौन सा चेंज हुआ, सिर्फ फिजिकल, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूँ एसिड प्लस बेस, HCl एंड NaOH, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि HCl हमारा रिएक्टेंट में था पर प्रोडक्ट में नहीं है, NaOH हमारा रिएक्टेंट में था पर प्रोडक्ट में नहीं है। और आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट कुछ न्यू बना है जो रिएक्टेंट में नहीं था। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगे इसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फिजिकल मतलब कि जहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर सेम रहेंगे, हमेशा उनके केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जिनका केमिकल फॉर्मूला है वहाँ पर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या फिजिकल चेंज। और जब केमिकल फॉर्मूले में चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। चलो, ये हमारी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो हम जिससे हम सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, हर जगह काम आती है और बहुत ही बेसिक होती है। और अगर आप अभी इसको याद कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम याद रखेंगे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, मास। मास मैंने अभी आपको बताया था केजी में रिप्रेजेंट करते हैं जब हम मैटर की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला क्या है, मास। मास मतलब वजन, ठीक है, किसी भी चीज़ का वजन। लेंथ मतलब दूरी, आपको नापना है कि कोई चीज़ कितनी लंबी, जैसे इस पेन की अगर हम लेंथ नापेंगे जितनी है, अगर मान लो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। अगर मैं इसका वजन नापूँ कि कितना केजी का ये, तो क्या हो जाएगा, कितने ग्राम का, ये क्या हो जाएगा इसका वेट। टाइम, आप सबको पता है, समय। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो भी क्या है, हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, हमें 7 याद करनी है। और अभी के अभी हम याद करेंगे, अभी के हम लिखना सीखेंगे, अभी के हम यूनिट सीखेंगे, अभी हम सब सीख के जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास, लेंथ, टाइम, 3 याद रखना है, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट,
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन सब की यूनिट कैसे याद रखेंगे, अभी हम यहीं से याद करेंगे। आपको पता है मास मतलब वजन, वजन को हम किस में मेजर करते हैं, आपको पता है केजी में, बचपन से सीखते आ रहे हो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब भी यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, जैसे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू कितने ग्राम, ये सारा आपको भी आना चाहिए, भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो मास मतलब किलोग्राम, लेंथ की बात करेंगे तो अभी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट्स है। अगर हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे तो हमें ये सारी यूनिट का इस्तेमाल करना है, हमें कुछ भी और नहीं लेना है, किलोग्राम की जगह ग्राम नहीं लेना है, मीटर की जगह सेंटीमीटर, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। तो लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड मास ऑफ सब्सटेंस मोल। जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, पूरा की पूरा मोल पे। तो अभी हम सिर्फ इसको पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, मोल को, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हमारी, उसकी यूनिट्स हो गई। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर मास, तो यूनिट क्या हो जाएगी केजी, लेंथ तो मीटर, उसके बाद मास, लेंथ और टाइम तो सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला, और हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तो केल्विन। केल्विन याद रखना है, आपको बहुत दिक्कत आएगी आगे, है ना, केल्विन याद रखना है, अभी सीख लो, बहुत अच्छी बात है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, मोल। अब हम बात करते हैं, चलो मोल की थोड़ी सी, मोल की अगर हम बात करते हैं तो मैं बताऊँ आपको मोल है क्या एक्चुअली में। जैसे हमने पढ़े हैं सारे मेजरिंग यूनिट्स हैं, क्या है, सारी मेजरिंग यूनिट, हम सब चीज़ों से मेजर कर रहे हैं। मैं लेंथ से डिस्टेंस नाप रही हूँ, ठीक है, हम मास से वजन नाप रहे हैं किसी भी चीज़ का। पर जब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ केमिकल जो हम यूज़ करते हैं रिएक्शंस में, हम कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, तो किसी भी चीज़ का जो वेट है, जो अमाउंट है, वेट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर जो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है एग्जैक्टली, तो उसको हम किस चीज़ों में मेजर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पेन है, तो मेरे पास कितने पेन है, 1 पेन है, आपने एक्जैक्टली बोल दिया 1 पेन है। अगर मैं इसमें पूछूं कि मान लो ये पेन जिस चीज़ से मिलकर बना है, सपोज ए केमिकल से मिलकर बना है, तो ए का इसमें अमाउंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं मोल को। तो मोल क्या है, एक यूनिट किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए। जितने भी सारे हम केमिकल यूज़ करते हैं, जितनी भी सारी हम रिएक्शंस करते हैं, जब भी हम उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी हम लेंगे, हम उसमें क्या देखेंगे, उसके मोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल। मोल कैलकुलेट करेंगे हम उस सबके, ठीक है, और मोल को ही लेके हम आगे चलेंगे, क्योंकि मोल पे ही हमारा पूरा चैप्टर है इतना बड़ा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इट्स इक्वल टू मोल कॉन्सेप्ट, नाम में मोल है, और हमको सिर्फ ये एक छोटी सी यूनिट है जो MOL, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, छोटा सा बेसिक डिफरेंस सबको पता होगा मे बी, शायद मास और वेट। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि मास जो होता है वो हम क्या करते हैं, मास को हम लेते हैं किस में, केजी में। पर वेट क्या होता है, हम तो बोलते हैं ना कि हमारा वेट इतना है, हमारा वेट इतना है, इस चीज़ का वेट इतना है। तो मास क्या होता है, मास को हम बोलते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट। कोई भी मैटर में जितना भी किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है वो उसका क्या है, मास। और ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 10 ग्राम है, कुछ देर बाद 20 ग्राम हो जाएगा, या मैं इसको छत पे ले गई तो 50 ग्राम हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। होता एग्जैक्टली यहाँ पर ये भी नहीं है, पर हम देखते हैं क्या एक्चुअली। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसके साथ जो हम वेट लेते हैं वो क्या होता है, हमारा जो वजन लेते हैं वो क्या होता है, हमारा वेट। तो जैसे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, जी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर हम इसको बोलें कि मून, तो मून पे ग्रेविटी चेंज है, तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पेन को नीचे ताकत से खींचूं तो उसके साथ जो इसका वेट रहेगा वो क्या है, हमारा वो वेट हो जाएगा। और जो पूरा कांस्टेंट रहेगा, जिसमें कोई भी चीज़ नहीं आएगा कहीं भी जाने पर, वो क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा, ठीक है। चलो, इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होगी अर्थ की, या अर्थ की ग्रेविटी चेंज है, मून की अलग है, वैसे वैसे यहाँ का क्या हो जाएगा, वेट में डिफरेंस आएगा। पर अगर मैं मास की बात करूँ तो मास यहाँ भी वही रहेगा और मून पे भी वही रहेगा, सेम। तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सबको पता है वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। जैसे कि मैंने बोला ये बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल में कितना स्पेस है अंदर खाली, या जिस बॉटल में कितना पानी भर सकती हूँ, ये क्या है, इसका वॉल्यूम है ना। अगर कुछ चीज़ ऐसी जिसमें वॉल्यूम होगा ही नहीं, जैसे कि मैं बात करूँ इसमें क्या वॉल्यूम होगा, क्या इसमें हम कुछ भर सकते हैं कि नहीं, इसके पास स्पेस ही नहीं है तो इसके पास वॉल्यूम नहीं होगा, है ना। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड अ सब्सटेंस
इट हैज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई जितना भी कर रहा है उसका क्या है, वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी, आपको पता है वॉल्यूम हम बोलते हैं 3 डायमेंशन में, तो क्या होती है इसकी यूनिट, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो क्या हो जाएगा इसका मीटर क्यूब, ये इसके यूनिट है। कन्वर्जन थोड़ा सा देखते हैं, तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, इसका मतलब 1000 ml इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सारी चीज़ें अभी बेसिक है, आप अभी लर्न कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी बाद में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में यूज़ आएगी, जब आगे आप फर्दर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे तो बहुत काम आएंगी सारी चीज़ें कन्वर्शन के लिए, ठीक है। फिर हम वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं यार, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू कितना ml था, है ना। तो अभी हमको यही याद कर लेना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ml एंड 1000 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इससे ज़्यादा क्या हो गया यहाँ पर 1000 ml इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, लीटर ml तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब हम बोल सकते हैं ठोस, कोई भी चीज़ ठोस कितनी है, कितनी स्ट्रांग है, कैसे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ कि ये छोटा सा बॉक्स है तो इसका तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया मैंने, अब मैं इसके अंदर कितना मास भर सकती हूँ, जितना ज़्यादा मैं मास भरूंगी उतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी, जितना कम मास उतनी कम डेंसिटी। मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब मैंने इसमें सॉलिड भी डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, गैस डाल दिया, तीनों अलग अलग चीज़ नहीं। तो सबसे ज़्यादा मास कौन सा आएगा इसमें, सॉलिड का आएगा, गैस का सबसे कम मास होगा इसलिए गैस की सबसे कम डेंसिटी है, सॉलिड को सबसे ज़्यादा मास होगा क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स अमाउंट ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास अपॉन में ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई हमारी डेंसिटी। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ठोस होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ मास ऊपर रखिए हमने, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम नीचे रखिए। तो मास की बात सीख चुके हो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है आपने, 7 में से मास की क्या थी, केजी, तो मास की केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की यूनिट अल्टीमेट लिख के आ गई केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का पूरी केमिस्ट्री में बहुत रोल है, आप फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स में भी आपको बहुत रोल मिलेगा, इसलिए हम यहीं पर थोड़ा सा सीख लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज टेम्परेचर। हम सबसे फर्स्ट कहना चाहेंगे टेम्परेचर है क्या एक्चुअली में, तापमान क्या है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। हॉटनेस की डिग्री भी टेम्परेचर है और कोल्डनेस की भी। ऐसा थोड़ी है ना कि हम सिर्फ गर्म चीज़ों में टेम्परेचर देखते हैं, ठंड में हम टेम्परेचर नहीं देखते कि यार आज कितना टेम्परेचर है, आज कितनी ठंड है ना। ऐसे जब ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब भी हम देखते हैं कि यार आज कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितना टेम्परेचर 45, 35, 40, 38, है ना। तो चाहे हॉटनेस हो चाहे कोल्डनेस हो, दोनों की डिग्री जो क्या है वो क्या है, टेम्परेचर। अब उसको हम मेजर किन चीज़ों में करते हैं आपको पता है, बेसिकली 3 चीज़ों में मेजर करते हैं। किस किस में, इसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। जिसमें हमने पढ़ा है सबसे जो ऐसा है स्टैंडर्ड यूनिट्स में पढ़ते हैं वो हम क्या है हमारा केल्विन। अभी हम आगे कन्वर्जन भी सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें याद रखनी है। हमें याद रखना है क्या, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर, तीनों यूनिट्स में, ठीक है। कन्वर्जन हम बाद में सीखेंगे, पहले हमें याद रखना है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर, कि जो हमारी बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और जो रूम टेम्परेचर मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल कांस्टेंट नॉर्मल कितना होता है, ठीक है। तो अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो 37 डिग्री इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। रूम की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर तो मेरा कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर। जब हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 इज फ़ारेनहाइट में हो जाएगा और रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहीं पर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये क्या हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी अभी आप सेल्सियस से केल्विन करना सीख ही जाओगे, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा कन्वर्जन देखते हैं। हाँ सॉरी एक चीज़ मिस हो गई, हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट देख सकते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 और फ़ारेनहाइट में कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे हम तो
बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन हमको आना ही चाहिए, कन्वर्जन नहीं आता तो हम आगे बहुत दिक्कत होने वाली है अगर हमें कन्वर्जन नहीं आएगा तो। ठीक है, चलो कन्वर्जन हमारे पास 3 है, डिग्री से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, आप कोई भी याद कर लो आपको 3 याद हो जाएंगे। तो जब हम केल्विन की बात करते हैं, केल्विन को जब केल्विन की बात करते हैं मतलब कि जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 273 प्लस, और एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो 273.15 प्लस करना होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना प्लस करेंगे हम 273.15 इक्वल टू हमारा केल्विन आ जाएगा, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो जो भी हमारी डिग्री दी गई है 10 डिग्री 20 डिग्री प्लस 273.15 जितना भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा केल्विन में। ऐसे ही जब हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करते हैं तो क्या हो जाता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करते हैं तो क्या आएगा हमारा फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये क्या हो गया जब हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करेंगे तो 273.15 हमको ऐड कर देना है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। चलिए अब यहाँ से हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होता है, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे मुझे कोई भी केमिकल बनाना है, मान लो मुझे वाटर बनाना है, मुझे बनाना है वाटर। अब आपको पता है वाटर के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे H2O बनाना है, तो H2O के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है ना मुझे, तो मुझे कैसे पता है कि मुझे हाइड्रोजन 2 लेना है, ऑक्सीजन जैसा अभी तो पता है। खैर नॉर्मली हमें कैसे पता होता है, नॉर्मली हमारे पास लॉज दिए होते हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं केमिकल्स को कंबाइन करते हैं और उन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए हमें 3 लॉ दिए गए हैं बेसिकली। सबसे पहला लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब कि जब मुझे कांस्टेंट, आपको पता है कि जो कांस्टेंट मतलब सेम, कांस्टेंट मतलब कोई भी चेंज हम उसमें नहीं कर सकते। कांस्टेंट मतलब कि जब हम मुझे H2O बनाना है, मुझे वाटर बनाना है, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H लेना पड़ेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब भी मेरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स्ड रेशियो लेंगे हम। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे 1 कार्बन लेना है और मुझे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लेना है, तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। थर्ड क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब एक एलिमेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है तो थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेसिकली हम ये 3 लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो एक्चुअल चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि जो मास है, अभी हमने पढ़ा मास मतलब केजी, ग्राम, ये सारा क्या है मास। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उससे बना सकते हैं ना तो उससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसके फॉर्म चेंज होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होता है बस। तो अगर हम लॉ की बात करें तो मैटर की जगह हम यहाँ मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास का हमारा लॉ है, बेसिस पे दिया गया है इसलिए। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ CH4 लिया, CH4 को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, CH4 यहाँ पर मीथेन और ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कितना है, ये 16 ग्राम हो गया हमारा। हम इसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। जब हम यहाँ बात करेंगे तो एक का 32 इंटू 2 मॉलिक्यूल से, तो ये हमारा कितना हो गया 2 3 664। ठीक है, हमने क्या किया अभी हम फिर से समझते हैं। मैंने यहाँ पर मीथेन लिया है, CH4 लिया है, CH4 का मास कितना है 16 ग्राम।
ठीक है। हम केमिस्ट्री में बहुत ऐसे माइन्यूट अमाउंट की बात करते हैं, बहुत कम अमाउंट की बात करते हैं, हम ऐसे केजी में नहीं ले सकते एकदम से, क्योंकि हम बहुत छोटे केमिकल्स ले रहे हैं ना, बहुत कम क्वांटिटी में। ऐसा जब हम यहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अगर मैं सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूँ तो एक का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो दो का कितना हो गया 32। पर यहाँ पर मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए। तो जब मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए तो मेरे पास क्या हो गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 32 टोटल मिला के 64। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 16 ग्राम और यहाँ इक्वल में लिखा हमने 64 ग्राम। और दोनों ही रिएक्टेंट साइड है एरो के, इस साइड वाला क्या होता है रिएक्टेंट और एरो के इस साइड क्या होता है प्रोडक्ट। तो जब हम रिएक्शन रहेगा तो हम दोनों को सम किया और हमारे पास क्या आ गया 80 ग्राम। अभी हम यही रुकते हैं, रिएक्टेंट कितना आ गया 80 ग्राम। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वेट करोगे तो आपका आएगा 44 ग्राम। जैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का कितना होता है 80। हमने यहाँ पर 2 ले रखे हैं तो कितना आ गया, 2 बने हैं तो हमारे पास क्या हो गया 18 और 18 मतलब 36 प्लस 44 करो आप, कितना आएगा आपका 80 ग्राम। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल किसके है, प्रोडक्ट के मास के। तो आपको समझ आया कि जो मास है वो क्या हुआ, ना तो बना ना तो घटा, वो दोनों जगह पे बराबर है। भले ही कोई सा प्रोडक्ट ज़्यादा हो कोई सा कम हो, पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का इक्वल रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब कि हमें क्या लेना है, फिक्स्ड रेशियो लेना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जो उनका रेशियो है मास में वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जैसे भी हमने पीछे देखा था, अभी हमने वहाँ पर टोटल वेट की बात की थी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, पर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि जब हम कोई भी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो वहाँ पर जो मास रहेगा उसका जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो देखते हैं हम, देखो जैसे अगर मुझे यहाँ NO बनाना है, NO बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 14 इसका मास है और इसका मास के अगर हम देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मास की बात करते हैं अभी आपको ये आगे समझ आएगा कि हम इसका 14 और 16 क्यों बोलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, है ना। तो इसका जो नाइट्रोजन का मास होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये मास का रेशियो हो गया। और अगर हम एटॉमिक रेशियो की बात करेंगे कितने एटम्स, तो हम क्या बोल देंगे 1:1, क्योंकि एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, मतलब कि जब मैंने NO बनाया तो मेरे पास एक ही नाइट्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन, मतलब 1:1 का रेशो है। अगर मैं यहाँ पर NO2 बनाऊंगी तो आप देख सकते हो कि एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये 1:2 का रेशो है। तो ये रेशो फिक्स है, NO2 के लिए, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड के लिए फिक्स है ना, नाइट्रिक एसिड के लिए फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फिक्स है, जितने भी केमिकल है सबका जो रेशो है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। ऐसे आप देखो जब हमने क्या बनाया N2O तो क्या बन जाएगा ये 2:1। जब हमने बनाया N2O2 तो क्या हो जाएगा ये 2:2। जब हमने बनाया N2O5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2:5। इस तरह से हम कर सकते हैं रेशो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फिक्स्ड है रेशो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहाँ पर एलिमेंट्स जो भी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनका जो रेशो रहेगा वो मास वाइज कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। वहाँ पर हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ले लूँ और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लूँ तो उससे मिलकर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो जो उनका मॉलिक्यूलर मास आता है वो क्या आता है, होल नंबर आता है। ठीक है, या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा कंबाइन होकर वो कैसा आएगा, होल नंबर्स में आएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, A और B को जब मैंने कंबाइन किया तो उसने एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया। हो सकता है कि उसने AB बनाया हो सकता है उसने AB2 बनाया हो सकता है उसने A2B बनाया हो, कुछ भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए हैं। Then the mass of elements B that combine with A with a given mass of A are always in the ratio of the small whole number। जब हमने ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए तो इसका जो मास रहेगा, या हम बोल सकते हैं मास का जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा स्मॉल होल नंबर में।
छोटे छोटे होल नंबर्स में रहेगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, 2 एटम है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, मैंने क्या लिया, मैंने कार्बन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया। हम एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक की नहीं, एक से ज़्यादा की। तो एक उन्होंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक उधर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम इसका रेशो लेंगे या हम इसकी मास की बात करें तो देखो कार्बन का होता हुआ है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा 12 और 16, 12 और 16 का टोटल मास अगर हम बात करें तो 12 और 16 का टोटल मास हमारे पास हो गया कितना 28। रेशो की बात करेंगे मास की तो हो जाएगा 12:16 और एटॉमिक रेशो की बात करेंगे तो हो जाएगा 1:1, तो 1 इज अ होल नंबर। ऐसे जब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, जब हम यहाँ पर CO2 की बात करते हैं तो अगर हम टोटल मास की बात करेंगे तो ये 44 आ जाएगा इसका। एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन का क्या आएगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर हमने 2 ऑक्सीजन लिए तो कितना हो जाएगा 16 16 32। और रेशो की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये एक तरह से हमारा क्या हो गया रेशो। तो रेशो किस में रहेगा, हमेशा होल नंबर में रहेगा, फ्रैक्शनल्स में नहीं हो सकता। मान लो कि मैंने 1.5 लिख दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारे पास 3 लॉ आ गए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। कौन कौन से लॉ आ गए, सबसे पहले लॉ आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड आ गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड थर्ड आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, बेसिक से कुछ चीज़ें हमें देखनी है आगे। एटॉमिक मास सबसे इंपॉर्टेंट अब एटॉमिक मास है। जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमारा एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो तो एटॉमिक मास, पहली चीज़ तो हम मास की बात करते हैं, आपको पूछा कुछ ना कुछ वेट होगा, सॉरी मास होगा, ठीक है। द एटॉमिक मास मोस्टली कम्स फ्रॉम द कंबाइंड मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। आपको पहले से पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। सिंपली एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको हम ए से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जितने भी नंबर हैं वो सारा क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लो, अब जैसे मैं कार्बन, हम बात करते हैं किसकी, कार्बन की। तो अगर हम यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखते हैं। तो हमारे पास 12 आया कैसे, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। जब हमने इसका एटॉमिक मास निकाला A = P + N, तो हमारे पास क्या हो गया 6 + 6 = 12। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास सबका लिखते हैं, ठीक है। और हमको सबका याद होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ समझना है, आपको सबका एटॉमिक मास क्या करना है, याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। इसका मतलब कि इन सब में जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो हमें इतने नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 6 मिल गया आपको, ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इस तरह से आपका क्या आता है एटॉमिक मास आता है, ठीक है। अब एटॉमिक मास से हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं मतलब कि सिंगल एटम, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मतलब एक से ज़्यादा एटम होंगे, उनको हमको एक साथ निकालना है, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर मास हमें सीखना है हमको। तो मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके मास का अगर हम सम कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं H2O। एक हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे NH3। अभी हमने पीछे देखे एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, हमको वो याद रखना है। हमें क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कहीं ऐसा बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। आपके पास कितने हाइड्रोजन, पहले हमें देखना है कि हमें कितने टाइप्स ऑफ एटम मिले, कितने टाइप्स ऑफ एटम है, कौन कौन सा एटम है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आपको क्या क्या मिला है, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इन दोनों के अलावा कोई है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बीच में हमने क्या लगाया, प्लस, सिंपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में प्लस। अब हाइड्रोजन कितने हैं आपको ये नंबर देखना है, कितने हैं, ये 2 है, तो हमें यहाँ क्या लिख देना है 2 × हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1, तो 1 × ऑक्सीजन बस। अब हमने जो एटॉमिक मास पीछे डिस्कस किया है एक एलिमेंट का, हमें वो यहाँ पर पुट कर देना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 × 1 = 2, 16 × 1 = 16, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 18।
तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18। ऐसे नाइट्रोजन का अमोनिया का निकालते हैं, दिस इज अमोनिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कौन कौन दिख रहा है यहाँ पर, 2 पीपल को पहचानना है आपको यहाँ पर, NH3, तो एक N हो गया, एक H हो गया, बीच में प्लस लगाया, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 इंटू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा है मतलब कि 3 इंटू हाइड्रोजन। हमें वैल्यू पुट करनी है भैया जो हम एटॉमिक मास पीछे पढ़े हैं, तो 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1, तो 14 वन 14, 3 वन 3, तो 17 इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास। अभी तक हमें 2 इंसान दिख रहे थे बस, अब हमें 3 या 4 इंसान वाला देखना है। अगर हम 3 इंसान की बात करेंगे, देखते हैं एक सेकेंड, C6H12O6। अब आप पहचान पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट लोग दिख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ नहीं, सेम मेथड करना है हमें, सेम अप्लाई करेंगे। हमने लिखा कार्बन हमें दिखा, हाइड्रोजन दिखा, ऑक्सीजन दिखा, तीनों दिखे, सेम मेथड, तीनों के बीच में प्लस लगाना है। कार्बन कितने 6, तो 6 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन कितने 12, तो 12 इंटू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने 6, तो 6। कार्बन का मास होता है कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96, 9600 यहाँ पर आ जाएगा 180। तो ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप आप सबको एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने आएंगे, जितने भी एटॉमिक मासेस आप याद कर सके 20-30 एलिमेंट्स तक, आपको सबके एटॉमिक मास याद कर लेने हैं, और हो सके तो हमें एटॉमिक नंबर भी याद करना है। अभी काम नहीं आएगा एटॉमिक नंबर, बाद में आएगा, पर हमें एटॉमिक मास प्रेजेंट के लिए याद करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आप बेसिक्स को अच्छा करिए, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे थे, अभी हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे आगे चैप्टर पढ़ने के लिए, कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमें जितनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीधे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे जब हम किसी बात करेंगे मोल की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। और आपका जो कोर्स है, आपका जो हमारा 599 वाला कोर्स है, आपको अगर परचेज करना है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तीनों का कोर्स कितने का है 499 का, आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं और कॉम्बो में भी। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एम करियर इंस्टीट्यूट ऐप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको वहाँ भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बेटर लक।